एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे कि ज्योमेट्री क्या होती है, यूक्लिड्स कौन था, यूक्लिड्स ज्योमेट्री क्या है, यूक्लिड्स ने क्या क्या डेफिनेशंस दी हैं आपको, पॉइंट की, लाइन, सरफेस और प्लेन सरफेस, इन सब चीजों की कुछ डेफिनेशंस दी हैं, वो सब हम देखेंगे। कुछ एक्सियम्स दिए हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे और कुछ पोस्टुलेट्स हैं। टोटल 7 एक्सियम्स एंड 5 पोस्टुलेट्स हैं जिसपे बेस्ड ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है तो इसमें मैं आपको पूरा बेसिक करवाऊंगी, देन इस पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आता है, हम ज्योमेट्री काफी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल सब बनाना सीखा है, 3D शेप्स पढ़े हैं, बट एक्चुअल में ज्योमेट्री होती क्या है, ज्योमेट्री है क्या। ठीक है, तो ज्योमेट्री क्या है, ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। ठीक है, मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, जैसे अलजेब्रा होता है और चीजें होती हैं, वैसे ही ज्योमेट्री भी एक पार्ट है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, शेप्स, एंगल्स, डायमेंशंस एंड साइजेस ऑफ थिंग्स। अलग अलग जो चीजें होती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके शेप्स, एंगल्स, डायमेंशंस और साइज के बारे में हम इस ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। क्लियर? सो नाउ द क्वेश्चन इज, यूक्लिड्स ज्योमेट्री क्या है या यूक्लिड्स कौन था। तो यूक्लिड्स ज्योमेट्री मतलब ज्योमेट्री का वो पोर्शन या वो पॉइंट्स या वो चीजें जो यूक्लिड्स ने बताई हैं, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यूक्लिड्स के अकॉर्डिंग मतलब जितनी ज्योमेट्री है। ठीक है, अब जब हम इस ज्योमेट्री को पढ़ेंगे या इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप ये बात याद रखिएगा, ये उस टाइम की बात है जब ज्योमेट्री का कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ था, लाइक सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और जो लाइन सेगमेंट, लाइंस, ये सारी चीजें उस टाइम नहीं थी। क्यों? क्योंकि यूक्लिड जो था वो फादर ऑफ ज्योमेट्री था, इसी ने सारी चीजों की स्टार्टिंग करी थी। ठीक है, तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग का पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूक्लिड वाज अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स एट अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट, यानी इजिप्ट में ये एक मैथमेटिक्स का टीचर था और इसने क्या करा था, कुछ डेफिनेशंस दी थी, कुछ चीजें बताई थी ज्योमेट्री के बारे में, बिल्कुल बेसिक में, तो इसलिए इसको फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। क्लियर? सो यूक्लिड ज्योमेट्री क्या होगी, वो ज्योमेट्री जो यूक्लिड्स ने बताई है। सो आइए देखते हैं यूक्लिड्स ने डेफिनेशंस क्या दी थी, क्या बताया था। सबसे पहले क्या कहा था, अ पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। पॉइंट एक ऐसी चीज है जिसका फर्दर पार्ट्स नहीं हो सकते, पार्ट्स नहीं होते। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर एक स्क्वायर है तो स्क्वायर किससे मिलके बना है, लाइन सेगमेंट से। अगर एक लाइन सेगमेंट है तो किससे मिलके बनी है, लाइन और पॉइंट से। पॉइंट का और फर्दर अगर आप पार्ट निकालना चाहें तो नहीं कर सकते, पॉइंट सबसे छोटी चीज है। ठीक है, a point is that which has no part। ठीक है, सेकेंड लाइन क्या कही थी, a line is breadthless length। मतलब एक लाइन क्या है, एक लाइन एक सिर्फ लंबाई है, जिस चीज में सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई नहीं है, ब्रेथ नहीं है, ब्रेथलेस है वो। ठीक है, एक ऐसी लेंथ जिसमें ब्रेथ नहीं है उसे हम लाइन कहते हैं। क्लियर? द एंड्स ऑफ लाइंस आर पॉइंट। लाइन जहां भी एंड होती है उसे हम कहते हैं पॉइंट्स। ठीक है, जिससे ये लाइन सेगमेंट बन जाती है। अगर आपको पता हो, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे तीन अलग अलग चीजें होती हैं। लाइन क्या होती है, जो दोनों तरफ बढ़ सकती है, रे जो एक ही तरफ बढ़ सकती है, लाइन सेगमेंट जो फिक्स हो जाती है। तो क्या कहा, द एंड्स ऑफ लाइंस। मान लीजिए कोई एक लाइन है जहां ये खत्म होगी, एक्सटेंड होती जाएगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा ये खत्म हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ जाके ये खत्म हो गई, मतलब ये ऐसी हो गई, तो अब ये क्या बन गया, लाइन सेगमेंट। ठीक है, द एंड्स ऑफ लाइंस आर पॉइंट। लाइन हमेशा पॉइंट्स पे एंड होती है और जैसे ये एंड होती है तो इसे हम क्या कहने लगते हैं, लाइन सेगमेंट। जब तक ये एक्सटेंड हो रही है तब तक ये लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन which lies evenly with the points on itself। यानी स्ट्रेट लाइन क्या होती है, इस तरह से अगर पॉइंट्स हैं जो स्ट्रेट मतलब सीधे हैं, लाइन से यहाँ वहाँ ऐसे नहीं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो ऐसे गए हैं
तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, यानी इन सारे पॉइंट्स जो इवनली पॉइंट्स हैं इन पे जब एक लाइन बनाई जाएगी तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्या होगी, जब पॉइंट्स इवन होंगे, एक के बाद एक लाइन से होंगे, उन पे जो लाइन खींची जाएगी उसको हम स्ट्रेट लाइन कहेंगे। अ सरफेस इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस क्या होगा, जिसमें लेंथ और ब्रेथ होगी। ध्यान रखिएगा, लाइन क्या होगी, जिसमें सिर्फ लेंथ होगी। वैसे तो इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, सारे पॉइंट्स आपको अब तो पहले से ही पता है, लेकिन उस टाइम पे पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट का इंट्रोड्यूस इन्होंने ही करा था, तो इसलिए इन्होंने उसकी डेफिनेशंस दी थी। अ सरफेस इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, जिसकी भी लेंथ और ब्रेथ होगी। ठीक है, ऐसा कि एक लेंथ है, ब्रेथ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सरफेस। ठीक है, इस पूरे को हम क्या कहेंगे, सरफेस। जैसे अगर मैं कहूँ ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड का ये सब क्या है, ये इसका सरफेस है बोर्ड का। ठीक है, इसमें लेंथ ये है और ब्रेथ ये। ठीक है, द एजेस ऑफ सरफेस इज कॉल्ड लाइंस। ये जो भी पूरा सरफेस है इसके जो एजेस है ये लाइंस होंगी। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो बोर्ड है इसके जो एजेस गए हैं ये सब क्या है, लाइंस है। A plane surface is a surface which lies evenly with straight lines on itself. Plane surface क्या होगा, जो straight line से मिलके बना होगा, उसे हम प्लेन सरफेस कहेंगे। जैसे ये क्या है, प्लेन सरफेस है क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन से मिलके बना है। ठीक है, तो ये 7 डेफिनेशंस उन्होंने दी थी। ये 7 डेफिनेशंस से उन्होंने पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन, सरफेस और प्लेन सरफेस को एक्सप्लेन करा था। सो अब आता है कहानी में ट्विस्ट। यूक्लिड्स ने डेफिनेशन दी थी पॉइंट की, लाइन की, प्लेन की, मगर उसके बाद भी ज्योमेट्री में इन तीनों को अनडिफाइंड माना जाता है। क्यों माना जाता है अनडिफाइंड? क्योंकि यूक्लिड्स ने जो डेफिनेशंस दी थी उस पे बहुत सारे मैथमेटिशियंस को कुछ ऑब्जेक्शंस थे, उन्हें कुछ कंफ्यूजन्स थी, जिसकी उन्हें क्लैरिटी नहीं मिली थी, जिसकी वजह से उसको एक्सेप्ट नहीं करा गया। जो भी हमने यूक्लिड्स की डेफिनेशंस पढ़ी थी उनको ज्योमेट्री में नहीं माना गया, और इसीलिए इसे हम हमेशा अनडिफाइंड टर्म मानते हैं। किन चीजों को? पॉइंट, लाइन और प्लेन को। क्लियर? ये बात आपको थोड़ा सा याद रखिए, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। सो अब बात आती है एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स की। तो डेफिनेशन देने के बाद क्या हुआ, यूक्लिड्स ने कुछ प्रॉपर्टीज बताई मैथ्स में, नंबर्स के बारे में या ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, सारी चीजों के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज बताई, इस तरह की प्रॉपर्टीज के जिन्हें प्रूफ करने के लिए किसी स्टेटमेंट या किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं थी, यानी वो एक तरह से यूनिवर्सल ट्रुथ थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ द सन राइजेस इन द ईस्ट, सबको पता है इस बात को प्रूफ करने के लिए मुझे किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। इसी तरह से यूक्लिड ने क्या करा, कुछ प्रॉपर्टीज बताई जिनमें किसी सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, वो प्रॉपर्टीज यूनिवर्सल ट्रुथ थी। ठीक है, उनको क्या कहा, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स, दो पार्ट्स में डिवाइड करा। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हैं जो कि एक्सेप्ट करी गई हैं एज ट्रू, जिन्हें हमेशा सही माना जाता है बिना किसी प्रूफ के। ठीक है, और इनकी हेल्प से फर्दर बहुत सारी थ्योरम्स, बहुत सारी रीजनिंग्स करी जाती हैं। ठीक है, अब बात आती है एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स में क्या फर्क है। ठीक है, तो यूक्लिड्स ने सारी प्रॉपर्टीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करा। पोस्टुलेट्स वो हैं जिनके अंदर वो असम्पशंस हैं जो सिर्फ ज्योमेट्री में अप्लाई होंगे, ज्योमेट्री के अलावा और कहीं अप्लाई नहीं होते, जबकि एक्सियम्स क्या हैं, जो पूरे मैथ्स में अप्लाई होते हैं, चाहे वो ज्योमेट्री हो, चाहे वो अलजेब्रा हो या कुछ और हो। ठीक है, तो एक्सियम्स पूरे मैथ्स में कंसीडर करे जाते हैं, पोस्टुलेट सिर्फ ज्योमेट्री में कंसीडर करे जाते हैं। सो यूक्लिड्स ने जो एक्सियम्स दी हैं टोटल 7 है वो। ठीक है, एक्सियम्स में एक बार फिर रिपीट कर दूं जो पूरे मैथ्स में यूज होंगी। ठीक है, कहीं भी तो क्या है, पहली क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। वैसे तो सेंटेंस पढ़ के ही समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। वो चीजें जो सेम चीज के इक्वल होंगी वो आपस में भी इक्वल होंगी। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, दो चीजें हैं, एक है ए और एक है बी। ठीक है, अब ए बी सी के बराबर है
और बी भी सी के बराबर है। ये क्या हो गई? थिंग्स क्या हो गई? ए और बी विच आर इक्वल टू सेम थिंग क्या हो गई? सी आर इक्वल टू वन अनदर। तो देखो सीधी सी बात है, ए और बी भी बराबर होगा। या फिर और इजी लैंग्वेज में ले, अगर ए और बी दो चीजें हैं, ए 5 के बराबर है और बी 5 के बराबर है, तो ए और बी भी बराबर हो गए क्योंकि दोनों 5 है। ठीक है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, एक्सियम है ये। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। एक्सियम सेकंड और थर्ड देखते हैं। अब हम सेकंड क्या कहती है? इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, दो बराबर चीजें हैं, उनमें बराबर अमाउंट में आप कुछ ऐड करेंगे तो जो आंसर होगा, जो ऐड होने के बाद जो बचेगा वो भी इक्वल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें, आपके पास 4 चॉकलेट्स फ्रिज में हैं, ठीक है, और 4 चॉकलेट्स आपके पास आपके रूम में है। ठीक है, अब आपने क्या करा? दोनों जगह 2 चॉकलेट्स और इंक्रीज कर दी, फ्रिज में भी और रूम में भी। तो टोटल कितना होगा? यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, यानी इफ इक्वल्स, ये क्या है? 2। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, यानी 4 में 2 को 4 में जोड़ा जाए, द होल आर इक्वल्स, तो जो आंसर आएगा 6 वो भी बराबर होगा। क्लियर? सेम नंबर में सेम नंबर जोड़ा जाए तो आंसर भी सेम होगा। सिमिलरली थर्ड वन भी सेम है, बस ऐड की जगह क्या हो गया? सब्ट्रैक्ट। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, सेम चीज, आपके पास 4 चॉकलेट्स हैं, 4 फ्रिज में है और 4 आपके रूम में है। दोनों जगह से आपने एक चॉकलेट ले ली, तो कितनी कितनी बचेंगी? 5। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, सेम नंबर से सेम नंबर माइनस करा जाए तो जो रिमाइंडर आएगा, जो आंसर आएगा वो भी इक्वल होगा। क्लियर? नेक्स्ट एक्सियम्स देखते हैं अब हम। The things which coincide with one another are equal to one another, यानी दो ऐसी चीजें जो एक दूसरे से coincide होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, कॉन्साइड मतलब इसी से मिला हुआ या इसी के ऊपर, इसी के साथ, ठीक है, और यहीं से शुरू होके यहीं पे खत्म, पूरी तरह से इसको कवर कर रहा है पी क्यू। आप ऐसा कह सकते हैं कॉइंसाइड मतलब एक दूसरे को बिल्कुल बराबर कवर कर रहा है, ठीक है, यानी एक लाइन सेगमेंट था ए बी, इसी के ऊपर एक और लाइन सेगमेंट बन गया पी क्यू, ठीक है। तो अगर ए बी 5 सेंटीमीटर का है तो पी क्यू भी 5 सेंटीमीटर का होगा। The things which coincide with one another are equal to one another, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, The whole is greater than the part, ठीक है, पूरी चीज हमेशा उसके पार्ट से ज्यादा होती है, ये तो आप सभी को पता होगा। मान लीजिए एक चॉकलेट है, ठीक है, इसमें इस तरह से बार बना हुआ है, ठीक है, 6 पार्ट से इसमें अभी, ठीक है। अब इसमें से मैं 2 पार्ट अलग कर दूं तो कौन सी ज्यादा होगी, फुल या पार्ट? होल, होल ज्यादा होगा ना। आप कितने ही पार्ट ले लें, आप 3 पार्ट ले लें तब भी होल ज्यादा है, 4 पार्ट ले लें तब भी होल ज्यादा है, 5 पार्ट ले लें तब भी होल ज्यादा है, और 6 पार्ट ले लेंगे तो होल ही बन जाएगा, है ना। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, होल हमेशा उसके पार्ट से ज्यादा होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो लास्ट 2 एक्सियम्स देखते हैं हम। 6th वन क्या है, जैसे कि सेकंड और थर्ड सेम था ना, ऐसे ही 6th और 7th भी एक जैसे ही है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। क्या कहा, 2 चीजें हैं, मान लीजिए एक चीज है ए और दूसरी चीज है बी, ठीक है, 2 चीजें हैं, वो डबल है सेम चीज के, यानी ए बी 4 का डबल है, 4 का डबल है, और बी भी 4 का डबल है, ठीक है। ये थिंग्स क्या है, ए और बी, और डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई और सेम थिंग मतलब 4,
ठीक है, दो चीजें अगर सेम चीज की डबल होंगी तो वो भी आपस में बराबर होंगी। देखिए ए भी 8 आ रहा है और बी भी 8 आ रहा है, तो a इज इक्वल टू बी। सिंपल है। इसी तरह से सेम ये बात कही है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, यानी दो चीजें हैं ए और बी, ये सेम चीज की हाफ है, यानी ये भी 4 का हाफ है और बी भी 4 का हाफ है। तो देखिए ए और बी भी बराबर होंगे। सेम बात कही है, बस वहां डबल करने को कह दिया था, यहाँ हाफ करने को कह दिया। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो इजी थी ये एक्सियम्स, आगे आगे बहुत सारी थ्योरम्स में, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होने वाली हैं। सो बहुत जरूरी है इस चैप्टर के लिए कि ये सारे पोस्टुलेट्स, एक्सियम्स ये आपको अच्छे से समझ में आए। सो पोस्टुलेट्स की अगर बात करें तो यूक्लिड ने टोटल 5 पोस्टुलेट्स दिए थे, जिसमें से फर्स्ट लाइन क्या था, अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्या स्ट्रेट लाइन किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ करी जा सकती है। ध्यान रखिएगा, जब हम यूक्लिड के टाइम की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे लाइन और लाइन सेगमेंट सब एक ही थे, उस टाइम उसने फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं करा था लाइन सेगमेंट का। सो अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे या एक स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, इसके फर्दर एक्सियम्स भी आए हैं इस पोस्टुलेट से। क्या, क्योंकि यहाँ पे यूक्लिड ने ये डिफाइन नहीं करा था कि एक पॉइंट से कितनी लाइनें जा सकती हैं। तो अगर हम कंसीडर करें कि एक पॉइंट से हजारों लाइनें जा सकती हैं, है ना, जितनी हम चाहें उतनी, इस एक पॉइंट से भी हजारों लाइनें जा सकती हैं जितनी हम चाहें उतनी, बट ऐसी लाइन यूनिक ही रहेगी, एक ही रहेगी जो इन दोनों पॉइंट से होती हुई जाए। देखिए अगर ये पॉइंट है और ये पॉइंट है तो इन दोनों के बीच आप एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना, दो लाइंस तो ऐसे ड्रॉ कर नहीं सकते कि इन दोनों से टच हो, ये तो एक के ऊपर एक आप ड्रॉ करते जाएंगे, वो तो वही लाइन है। ठीक है, सो अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। नेक्स्ट पे आते हैं अ टर्मिनेटेड लाइन। जैसे मैंने अभी कहा था यहाँ पे लाइन सेगमेंट और लाइन अलग अलग नहीं है, तो ये जो टर्मिनेटेड लाइन है ना, इसका मतलब है लाइन सेगमेंट। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली। अगर हम आज की लैंग्वेज में समझें तो एक लाइन सेगमेंट है, तो उसको हम एक्सटेंड करेंगे तो लाइन बना सकते हैं। ठीक है, उसको हम एक्सटेंड करके लाइन बना सकते हैं। इसको अगर हम आज की लैंग्वेज में बात करें तो अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिट। सो जो हमारा थर्ड और फोर्थ पोस्टुलेट है वो बहुत ही ज्यादा इजी है। देखिए अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर और एनी रेडियस। मतलब एक सर्कल आप कहीं भी सेंटर, मान लीजिए यहाँ सेंटर ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, जहां आपका मन करे वहां सेंटर लेकर और कितने भी रेडियस का बना सकते हैं। मान लीजिए आपका मन है आप 3 सेंटीमीटर का बना दीजिए, आप 5 सेंटीमीटर का बना दीजिए, जितना बड़ा आप सर्कल बनाना चाहें, जितना आपके पास स्पेस हो उतना बड़ा आप सर्कल बना सकते हैं और सेंटर भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। फोर्थ वन, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सारे राइट एंगल्स एक दूसरे के बराबर होंगे। ऑब्वियसली सारे राइट एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। ठीक है ना, तो अगर मैं ऐसे में बनाऊं, ठीक है, चाहे मैं ऐसे में बनाऊं या फिर मैं ऐसा बना दूं, ठीक है, डायरेक्शन कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे राइट एंगल्स 90 डिग्री के ही होंगे, बराबर ही होंगे। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड और फोर्थ पोस्टुलेट था। सो मूविंग ऑन टू फिफ्थ पोस्टुलेट, जो देखने में बड़ा डरावना सा लगता है क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, लेकिन बकवास है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें अगर आप समझेंगे तो। क्या है? इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, यानी कि दो स्ट्रेट लाइन से, मान लीजिए एक ये है और एक ये है, इसके ऊपर एक और स्ट्रेट लाइन आ रही है। इफ अ स्ट्रेट लाइन यानी ये वाली, मान लीजिए L, ठीक है, यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ? L फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस M और N। ये क्या है? M और N। ठीक है,
makes the interior angle on the same side of it. अब इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इन दो लाइंस के बीच में बनने वाले एंगल्स, यानी 1 2 3 4, ये चारों इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट, यानी सेम साइड वाले, यानी अगर मैं इनको नंबर दूं 1 2 3 4, तो एंगल 1 और 4 और 2 और 3 सेम साइड पे है, 1 और 4 लेफ्ट साइड पे है, 2 और 3 राइट साइड पे है। टेकन टुगेदर, यानी एंगल 1 और एंगल 4 को हम साथ लें और एंगल 2 और एंगल 3 को हम साथ लें, ठीक है। टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स। अब देखिए 2 राइट एंगल्स में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 राइट एंगल्स क्या? क्योंकि यहाँ तो राइट एंगल्स बन नहीं रहे, स्ट्रेट कहाँ है, ये थोड़ी कहाँ है कि पैरेलल होंगी या ऐसे परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। तो 2 राइट एंगल्स का मतलब है 90 प्लस 90 यानी 180, यानी इसका मतलब है 180, ठीक है। क्या कहा? टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, मतलब इन दोनों में से कोई एक ऐसा होगा जिसका सम 180 से कम आ रहा होगा, ठीक है। या तो एंगल और एंगल 4 का आ रहा होगा या एंगल 2 और एंगल 3 का आ रहा होगा 180 से कम। तो देखिए यहाँ क्लियर दिख रहा है, ये एक्यूट एंगल है और ये भी एक्यूट है। तो जब दो एक्यूट एंगल मिलते हैं तो 180 से कम आते हैं, यानी हमारे केस में एंगल 2 और एंगल 3 180 से लेस है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। देन 2 स्ट्रेट लाइंस प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, तब अगर इन दोनों स्ट्रेट लाइंस को हम दोनों तरफ बढ़ाते ही चले जाएं, ये वाली लाइन को भी और ये वाली लाइन को भी, ठीक है। मीट ऑन द साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल्स, जब हम इन दोनों लाइंस को इनडेफिनेटली जितना चाहे बढ़ाते चले जाएं, तो ये दोनों लाइंस किस साइड पे जाके मिलेंगी? जिस साइड 180 डिग्री से कम वाले एंगल्स थे, जिस साइड के एंगल का सम 180 डिग्री से कम था। देखिए हमने बढ़ाया तो इसी साइड में ना, राइट साइड पे 1 और 4 की तरफ नहीं मिली, यहाँ से तो दूर जाती जाएंगी, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस, एक स्ट्रेट लाइन 2 स्ट्रेट लाइन पे फॉल करेगी, makes the interior angle on the same side of it taken together less than 2 right angles। तो इंटीरियर एंगल का हम वो पेयर लेंगे, वो साइड लेंगे जो 180 डिग्री से कम बना रहा होगा। तो लाइन को जब हम इनडेफिनेटली एक्सटेंड करेंगे तो ये किस तरफ जाके मिलेंगी? जिस तरफ के एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम था, ठीक है। इजी है, थोड़ा सा लैंग्वेज बहुत लंबी कर दी है लेकिन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल सी बात है, याद रखिए जहां का सम 180 से कम होगा उस तरफ लाइंस जाके मिलेंगी। ओके, सो पोस्टुलेट्स हो गए हमारे पांचों और पांचों एक्सियम्स हो गए। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछते जाइएगा। सो अभी तक हमने सारे 7 एक्सियम्स जो यूक्लिड ने दी थी, जो 5 पोस्टुलेट्स यूक्लिड ने दिए थे, वो सारे पढ़ लिए हैं। इसके अलावा आपके चैप्टर में 2 चीजें और दी हैं, एक दी है एक्सियम 5.1 और एक दी है थ्योरम, ठीक है। तो एक्सियम 5.1 क्या है? जो हमने अभी पोस्टुलेट देखा था ना फर्स्ट वाला, तब मैंने आपको बीच में एक चीज एक्सप्लेन करी थी, ये उसी से बना है, फर्स्ट पोस्टुलेट से ही बना है ये। गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, क्या है? 2 अलग अलग पॉइंट्स है, मान लीजिए एक ये और एक ये। देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, जो मैंने आपको अभी बताया था एक्सप्लेन करके कि इससे भी बहुत सारी लाइंस जा रही होंगी, ठीक है, और इस पॉइंट से भी बहुत सारी लाइंस जा रही होंगी, मगर एक यूनिक लाइन होगी, सिर्फ एक ही लाइन ऐसी होगी जो इन दोनों से होती हुई जाएगी, ठीक है। 2 लाइंस 3 लाइंस नहीं हो सकती है, 3 लाइंस जो 2 पॉइंट से होते हुए जा रही है, नॉट पॉसिबल, है ना। 2 सेम पॉइंट से हो सकता है कि एक पॉइंट यहाँ हो, तब तो ये 2 पॉइंट से होते हुए जा रही है, लेकिन क्या ये पॉइंट सेम है ये और ये? नहीं, फिर तो 3 पॉइंट हो गए पूरे शेप में, ठीक है। इफ 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 2 ही पॉइंट्स अगर हैं, तो देयर इज अ यूनिक लाइन, एक ही लाइन होगी जो उन दोनों से होते हुए जाएगी। ये पोस्टुलेट 5 में भी देखा था हमने, सॉरी फर्स्ट पोस्टुलेट में। सो नाउ थ्योरम की बात करते हैं। आपके चैप्टर में सिर्फ एक ही थ्योरम दी है, दैट इज थ्योरम 5.1। थ्योरम समझने से पहले ये समझिए कि थ्योरम होती क्या है, ठीक है। एक्सियम्स पोस्टुलेट्स आपने देखे, एक्सियम पोस्टुलेट्स
यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं सेंटेंसेस जिन्हें हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, ना ही हम कभी प्रूफ करते हैं। ट्रूथ थ्योरम्स भी होती हैं, बट थ्योरम्स को हम प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ आपको अपने बुक्स में देखने को भी मिल जाएगा, और कई बार थ्योरम सर्कल्स में देखा होगा आपने ट्रायंगल्स चैप्टर में कि हम थ्योरम्स को कैसे प्रूफ करते। ठीक है, यहाँ पे थ्योरम क्या दी है आपको, टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, यानी दो लाइन से, मान लीजिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये, ठीक है, ये दोनों लाइन से ए बी और सी, तो इनमें एक से ज्यादा पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता, एक ही पॉइंट कॉमन होगा, यानी ये दोनों एक दूसरे को जहां टच करेंगी एक ही पॉइंट पे करेंगी, एक से ज्यादा पॉइंट पे नहीं कर सकती। तो करके देख लीजिए, आप कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर ले, देखिए एक ही पॉइंट पे टच हो रही है। अगर आप ऐसे में ड्रॉ कर लें तब भी वन पॉइंट है, आप किसी भी तरह से दो लाइंस जब स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे तो एक ही ऐसा पॉइंट आएगा जिसपे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो यही आपकी थ्योरम थी, इसी पे बेस्ड पूरा चैप्टर है। आपको जो चीजें समझनी थी, एक्सियम्स टोटल 7 एक्सियम्स और एक जो अभी मैंने समझाई वो पोस्टुलेट्स, 5 पोस्टुलेट्स है और एक ये थ्योरम है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊंगी। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, बाकी जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।